नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है। आज तय हो गया, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से हराया है। अमेरिका में 132 साल के बाद ऐसा हुआ जब एक बार चुनाव हारने के बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता हो। यह कारनामा करने वाले ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सिर्फ दूसरे राष्ट्रपति हैं। बड़ी बात यह है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को एक तरफा जीत मिली। 7 के 7 स्टेट्स ट्रंप ने जीते। पेंसिल्वेनिया में जहां पिछले इलेक्शन में जो बाइडेन को लीड मिली थी, इस बार वहां ट्रंप को एक तरफा सपोर्ट मिला। नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और परिवार के मेंबर्स के साथ सपोर्टर्स को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा, जिस तरह उन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की, उसी तरह वो अगले 4 साल तक बिना रुके, बिना थके अमेरिका को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आने वाले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका में रिजीम चेंज होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या मोदी और ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में काम आएगी? सब जानते हैं ट्रंप प्योर बिजनेसमैन हैं, हार्ड बार्गेनर हैं। क्या ट्रंप के वापस आने से भारत के ट्रेड पर असर पड़ेगा? ट्रंप इमिग्रेंट पॉलिसी को सख्त बनाने के हक में है। क्या इसका असर अमेरिका जाने वाले भारतीयों पर भी पड़ेगा? ट्रंप ने कैंपेन के दौरान बार बार कहा था कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद पैसे की बर्बादी है। वो सत्ता में आए तो यूक्रेन रूस को जो वॉर चल रही है उसको खत्म करा देंगे। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और ईरान का अमेरिका के प्रति क्या रुख होगा? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने क्या ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को शिकस्त देकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप ने जनता के पॉपुलर वोट में कमला हैरिस को भारी अंतर से हराया है और अमेरिका के इलेक्टरल कॉलेज वाली व्यवस्था में भी जबरदस्त जीत हासिल की है। पिछली बार जब 2016 में ट्रंप हिलरी क्लिंटन से जीते थे, उस वक्त उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में जीत मिली थी, लेकिन पॉपुलर वोट हिलरी को ज्यादा मिले थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। 4 साल के ब्रेक के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में जबरदस्त वापसी की है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स जीत के जश्न में डूबे हैं। सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं, स्टेज लगे हैं, ट्रंप के समर्थक झूम रहे हैं, खुशी से नाच गा रहे हैं। आज जीत पक्की होने के बाद जब फ्लोरिडा में ट्रंप अपने समर्थकों के सामने आए तो वो भी थिरकने लगे। इस ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अमेरिका को दोबारा गोल्डन एज में नहीं पहुंचा देते। आपका 45वां और अब 47वां राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान देने के लिए मैं अमेरिका की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हर नागरिक को कहूंगा कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तब तक हर एक दिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं तब तक नहीं आराम करूंगा जब तक हम एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना लेते। वो अमेरिका जिसके आप हकदार हैं और हमारे बच्चे हकदार हैं। ये निश्चित रूप से अमेरिका का स्वर्ण युग होगा। हमें वही स्वर्ण युग लाना होगा। ये अमेरिकी जनता की शानदार जीत है जिसकी मदद से हम एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अमेरिका की परंपरा के मुताबिक प्रेसिडेंटशिप की शपथ अगले साल 20 जनवरी को ली जाएगी। ट्रंप की सत्ता में वापसी को अमेरिका के राजनीतिक इतिहास का सबसे जबरदस्त कमबैक कहा जा रहा है। 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद
ट्रंप ने एक के बाद एक कई मुश्किलात का सामना किया। इस दौरान समर्थकों ने, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी और वो एक बार फिर अमेरिका के बिग बॉस बन गए। पिछले 4 साल में ट्रंप ने तमाम पॉलिटिकल और जुडिशियल चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन आज सभी चुनौतियों को मात देकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कहा अब वो अमेरिका को फिर से पावरफुल बनाने के काम में जुट जाएंगे। हमारे सामने जो काम है वो आसान नहीं है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए मैं अपने शरीर की पूरी ताकत, अपनी अंतरात्मा लगा दूंगा और मेरे दिल में संघर्ष का जो जज्बा है उसे मैं वो जिम्मेदारी निभाने में लगा दूंगा जो आप सब ने मुझे सौंपी है। ये एक बहुत महान जिम्मेदारी है, इसके जैसा कोई काम नहीं है। ये दुनिया का सबसे अहम काम है, जैसा मैंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। हमारा पहला कार्यकाल बहुत शानदार रहा था, मेरा बहुत बहुत महान पहला कार्यकाल। मैं बहुत सीधे और सपाट मोटो के साथ सरकार चलाऊंगा। मेरा वादा है कि मैं हर वादा पूरा करूंगा। हम अपने सारे वचन निभाएंगे। आपसे किए गए वादे निभाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। हम अमेरिका को सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध और ताकतवर बनाने के साथ फिर से आजाद बनाएंगे। और मैं देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि इस महान और पवित्र मकसद में मेरा साथ दें। मैं बस यही कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है कि हम पुराने दौर के मतभेद भुला दें, पिछले 4 सालों की कड़वाहट को पीछे छोड़ दें। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हों। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे। हमें ये करना ही होगा और ये होकर रहेगा। कामयाबी हम सबको एक साथ लाएगी। मैंने ऐसा होते देखा है। हाँ, मैंने ये चमत्कार देखा है। अमेरिका में चुनावी सिस्टम ऐसा है कि पॉपुलर वोट यानी जनता के सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार जीते, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज हर स्टेट की आबादी के अनुपात से होता है। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। इनमें से जिसे 270 से ज़्यादा वोट मिले वही जीतता है। हर स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज का वोट उसी कैंडिडेट को जाता है जो ज्यादा वोट हासिल करे। हालांकि अमेरिका के ज्यादातर राज्य रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में बटे हुए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हार जीत किसी उम्मीदवार की किस्मत तय करती है। इस बार अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, एरिजोना और मिशिगन को बैटल ग्राउंड स्टेट का स्विंग स्टेट बनाया गया था। इन 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को एक तरफा जीत मिली है। पिछली बार पेंसिल्वेनिया में बुरा प्रदर्शन ट्रंप की हार का कारण बन गया था, लेकिन आज पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। पेंसिल्वेनिया का नतीजा आने के बाद यह तय हो गया था कि ट्रंप ही अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे। सबसे बड़े बैटल ग्राउंड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। पेंसिल्वेनिया और इसके 19 वोट ट्रंप के खाते में चले गए हैं। इसके बाद ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। 4 साल पहले जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन कमला हैरिस जो बाइडेन की तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी। पेंसिल्वेनिया की लगभग हर काउंटी में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जिस वक्त हमने ट्रंप की जीत का ऐलान किया, उस समय तक ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में 1,75,000 वोट मिल चुके थे। 4 साल पहले जो बाइडेन ने जितने वोटों से पेंसिल्वेनिया को जीता था, इस बार ट्रंप को उससे 2 गुने से भी ज्यादा वोट मिले हैं। पेंसिल्वेनिया का नतीजा आने के बाद ही कमला हैरिस ने भी हार मान ली। हालांकि आज कमला हैरिस सामने नहीं आई, लेकिन उनके इलेक्शन इंचार्ज सीड्रिक रिचमंड ने डेमोक्रेट सपोर्टर से शुक्रिया अदा किया। रिचमंड ने कहा कि कमला हैरिस सारी स्थिति साफ होने के बाद कल देश को संबोधित करेंगी। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। अमेरिका के वादे पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। अभी भी कई राज्य हैं जहां नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। हम पूरी रात ये लड़ाई लड़ते रहेंगे ताकि हर वोट की गिनती सुनिश्चित की जा सके, हर आवाज को सुना जा सके।
तो आप उपराष्ट्रपति का बयान आज रात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कल सुबह वो आपसे जरूर मुखातिब होंगी। कल वो यहाँ आकर आप सबको जरूर संबोधित करेंगी। वो सिर्फ अपने समर्थकों को नहीं बल्कि पूरे देश को संबोधित करेंगी। Not only to address her supporters, but to address the nation. हालांकि ट्रंप आज खूब बोले। जीत तय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बदले नजर आए। उन्होंने बार बार सबको साथ लेकर चलने की बात कही। ट्रंप ने कहा उन्हें अमेरिका के सभी वर्गों ने वोट दिया, अरब हों या एशियाई मूल के, ब्लैक वोटर्स हों या मुसलमान हों, सबने रिपब्लिकन पार्टी को चुना है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी कॉमन सेंस वाली पार्टी है। ये दिन हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया है क्योंकि आज अमेरिकी जनता ने अपने देश की कमान दोबारा अपने हाथ में ले ली। हमारे समर्थक देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े। वो यूनियन वाले थे, बिना यूनियन वाले भी थे, अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, अरब अमेरिकी, मुस्लिम अमेरिकी, हमको सबके वोट मिले और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐतिहासिक समीकरण है जिसमें हर तबके के नागरिक एक समान मूल्यों और कॉमन सेंस के मुद्दों पर साथ आए। आपको तो पता ही है कि हम कॉमन सेंस वाली पार्टी हैं। ट्रंप की जीत का असर अमेरिका में ऑलरेडी दिखाई देने लगा है। इस जीत ने अमेरिका को स्टेबल और स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचा दिया है। बिजनेस और ट्रेड हाई पर है। सरकार को लेकर अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ट्रंप की जीत का असर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर भी दिखाई देगा। ट्रंप रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। इसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है। नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों में 3 बार पुतिन से और 2 बार ज़ेलेंस्की से मिलकर इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप की जीत का असर अरब वर्ल्ड और इजराइल के रिश्तों पर भी पड़ेगा। अपने पिछले टर्म में ट्रंप ने अरब वर्ल्ड और इजराइल के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत की थी। आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बेहतर ट्रेड और बिजनेस का एटमॉस्फेयर लेकर आ सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भारत की पॉलिसी पर डेफिनेट असर होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्रंप को जीत की बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत के लिए दिल से बधाई। मोदी ने लिखा, ये एक ऐतिहासिक जीत है। आने वाले समय में वो ट्रंप के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएंगे, दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ने लिखा, वो भारत और अमेरिका की जनता की भलाई के लिए, दुनिया में अमन चैन और तरक्की के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिचर्ड मैककॉर्मिक ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती पक्की है और इसका फायदा भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, आज दुनिया को भारत और अमेरिका की दोस्ती की जरूरत है और दोनों नेता इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और नरेंद्र मोदी अभी काफी समय तक सत्ता में रहने वाले हैं। दोनों नेता कारोबार समर्थक हैं। वो उद्योगों को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों नेता मिलकर विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि भारत आने वाले 5 सालों में जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका फायदा हमारे आपसी व्यापार को भी होगा। इसके अलावा दुनिया को लेकर हमारी सोच भी एक जैसी ही है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक बड़ा अहम और सामरिक साझेदार है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। उस इलाके में जंग चल रही है, तनाव भी है और हमें एक दूसरे की जरूरत है। भारत को एक सहयोगी की जरूरत है। अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का साथ आना पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके और अब बीजेपी के नेता तरणजीत सिंह संधू ने कहा, ट्रंप के सत्ता में आने से भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। संधू ने कहा, अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश डिफेंस, स्पेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनर्जी सेक्टर्स के अलावा नई तकनीक के मामले में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हालांकि संधू ने माना कि ट्रंप प्रशासन में व्यापार और इमिग्रेंट्स को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। Let me put it in perspective. जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात है तो इसके 2 पहलू हैं, एक दूरगामी संबंध और
दूसरे फौरी असर। जहां तक भारत और अमेरिका के दूरगामी रिश्तों की बात है तो वो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिश्ते अब साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं और इसके सबूत सामने हैं। पिछले 10 साल में दोनों देशों ने आपसी संबंध के मामले में नए नए मानदंड स्थापित किए हैं। अगर आप ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखें तो उस दौरान क्वाड बना और दूसरे कदम उठाए गए, तो लंबी अवधि में दोनों देशों के संबंध ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और गहरे होते रहेंगे। हाँ, व्यापार का एक विवाद हो सकता है। मतभेद का दूसरा मुद्दा अवैध अप्रवासियों का है, लेकिन किसी भी रिश्ते में ऐसे मसले उठते रहेंगे और आपसी रिश्तों को संभालने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन मतभेदों को दूर करें। And it's the job of people who handle it to कांग्रेस की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके शशि थरूर ने भी कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच अच्छी दोस्ती है, इसका फायदा भारत को मिलेगा। लेकिन ट्रंप लेन देन में यकीन रखते हैं, टफ बार्गेनर हैं, भारत के लिए कुछ करेंगे तो बदले में अमेरिका के लिए कुछ मांगेंगे। शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत में रहने वाले और अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हकीकत यह है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के साथ हमारा एक अनुभव रह चुका है, तो नए कार्यकाल में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि वो एक लेन देन में यकीन रखने वाले नेता हैं। मोटे तौर पर वो यही पूछेंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। आप अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बदले में आप हमें क्या देंगे। उनके साथ ऐसा होना तो तय है। वो व्यापार के मुद्दे पर कड़ा रुख रखते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के व्यापार कर से खुश नहीं है। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर व्यापार कर लगाएगा तो अमेरिका भी भारतीय निर्यात पर टैक्स लगाएगा और इससे हमारी उन कंपनियों के लिए समस्या हो सकती है जो अमेरिका को सामान का निर्यात करती हैं। हमें इस पर नजर रखनी होगी। वो अप्रवास को लेकर सख्त हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय मूल के परिवारों को अपने परिजनों को बुलाने में दिक्कतें हो सकती हैं। ये कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखते हैं। चीन को लेकर उनका रवैया सख्त है। चीन ने जाहिर है हमारे लिए भी मुश्किलें पैदा की हैं। ऐसे में ट्रंप का रुख हमारे लिए अच्छा ही है। तो उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये सब उम्मीदें कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में ट्रंप की जीत को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते के लिहाज से जाहिर है कि कमला हैरिस के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप से मोदी के रिश्ते ज्यादा पर्सनल हैं, पुराने हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। ट्रंप की डिप्लोमेसी का अंदाज पर्सनलाइज्ड है, व्यक्तिगत रिश्तों पर वो जोर देते हैं और ट्रंप ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं और एक स्ट्रांग लीडर हैं। ट्रंप की सोच का फायदा भारत को जरूर मिलेगा। दूसरा पैमाना है भारत की डिप्लोमेटिक जरूरत का। भारत को चीन हमेशा चैलेंज करता रहा है। अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती का असर वहां दिखाई देगा। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भारत के लिए नई मुसीबत बन गए हैं। वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा का साथ देता हुआ दिखाई दिया था। अब ये इक्वेशन भी बदलेंगे और इस मामले में भारत और ज्यादा मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि मैं इंडिया का फैन हूं और हिंदुओं का फैन हूं। उन्होंने कहा था अगर मेरी जीत होती है तो व्हाइट हाउस में हिंदुओं को एक सच्चा दोस्त मिलेगा। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछले 200 साल में इस तरह की बात नहीं कही और इसका इंपैक्ट नजर आएगा। मैं आपको ट्रंप का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने हिंदुओं के बारे में और भारत के बारे में दिया था। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं भारत का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सीधे सीधे ये बात कहते हुए शुरुआत करना चाहता हूँ कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूँ तो व्हाइट हाउस में भारतीय समुदाय और हिंदुओं का एक सच्चा दोस्त होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ट्रंप ने इसी तरह का जज्बा हिंसा के शिकार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी दिखाया था। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत का असर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दिखाई देगा। कुछ असर तो आज ही देखने लगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में है। उन्होंने कहा वो ट्रंप के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। शेख हसीना के इस बयान के बड़े मतलब हैं क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है।
यूनुस क्लिंटन परिवार के करीबी हैं। बाइडेन प्रशासन की मदद से उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था, इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ बने। लेकिन बांग्लादेश को लेकर ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ है। ट्रंप ने दिवाली के दिन ट्वीट करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी। ट्रंप ने लिखा था कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने दुनिया भर के हिंदुओं की अनदेखी की, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने वादा किया कि प्रेसिडेंट बनने पर वो हिंदुओं की हिफाजत के लिए काम करेंगे, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकेंगे। इसीलिए ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इस बैकग्राउंड में शेख हसीना के बयान को समझने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो ट्रंप के जीतने से इमरान खान के सपोर्टर्स खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रंप इमरान खान को जेल से छुड़वाएंगे। लेकिन ट्रंप ने इमरान खान के साथ बैठकर कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है और वो आतंक के इन अड्डों का सफाया करेंगे। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। पाकिस्तान को मिलने वाली 24 अरब डॉलर की मदद रोक दी थी। भारत के एक और पड़ोसी चीन में ट्रंप की जीत को लेकर चिंता दिखाई देने लगी है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दी थी, चाइनीज आइटम्स पर भारी टैक्स लगा दिया था, चीन की कंपनियों की स्क्रूटनी टाइट कर दी थी। इससे दोनों देशों के बिजनेस पर असर हुआ था। इसीलिए आज ट्रंप की वापसी पर चीन में टेंशन दिखाई दी। आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे आने के बाद चीन ने सधी प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने उससे फर्क नहीं पड़ता, चीन अपनी पुरानी नीति पर आगे भी चलता रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का अंदरूनी मामला है। हम अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करते हैं। जहां तक व्यापार कर की बात है तो हम काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देते हैं। अमेरिका को लेकर हमारी नीति एकदम साफ है। हम अमेरिका और चीन के रिश्तों को आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दोनों देशों के हित के नजरिए से देखते हैं और अपनी इसी नीति पर आगे भी चलते रहेंगे। जहां तक यूरोप का सवाल है, ट्रंप की जीत से यूरोपियन देशों के नेता असमंजस में हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ट्रंप को कांग्रेचुलेट करते हुए उम्मीद जताई कि यूरोप और अमेरिका हमेशा की तरह मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी ट्रंप को शुभकामनाएं दी। लेकिन हकीकत है कि ट्रंप की जीत से यूरोपियन देशों के नेता थोड़े परेशान तो हैं। अपने पिछले टर्म में ट्रंप ने कहा था यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, अमेरिका कब तक उनका बोझ उठाएगा। उन्होंने जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों का खर्च भी मांगा था। इसलिए अब अगर अमेरिका का रुख बदला, अगर ट्रंप पुरानी नीति पर लौटे तो दुनिया के तमाम सामरिक समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। यूरोप के नेताओं को इस बात की चिंता है। यूरोप के चीन से मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं और अगर ट्रंप यूरोप पर चीन के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ने का प्रेशर बनाएंगे तो यूरोप की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। वहीं यूरोप की दूसरी बड़ी चिंता यूक्रेन वॉर को लेकर है। ट्रंप अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन वॉर की आलोचना करते रहे। वो कहते रहे कि ये जंग बेकार की जंग है और प्रेसिडेंट बनने पर वो एक दिन में युद्ध खत्म करा देंगे। आज ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये बात दोहराई। उन्होंने कहा वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं, युद्ध बंद कराने के लिए चुनाव जीते हैं। हम मजबूत सरहदें चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं, हम अच्छी चीजें चाहते हैं, हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिका ताकतवर और महफूज हो, हमारी सेनाएं ताकतवर हों और ऐसे हालात न बने कि हमें उनका इस्तेमाल करना पड़े। मेरे राज्य में कोई युद्ध नहीं हुआ, 4 साल तक हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, हमने ISIS को जरूर शिकस्त दी थी, हमने रिकॉर्ड समय में ISIS को हराया था, लेकिन इसके अलावा हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा। वो कहते हैं कि हम युद्ध शुरू कर देंगे, मैं कहता हूं कि हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध बंद कराएंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी नोट करने की बात है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को जीत की बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा वो ट्रंप की नीति और नियत देखकर ही बधाई देंगे। लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप
अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते रहे हैं कि वो यूक्रेन में जंग खत्म कराएंगे। वो ट्रंप की इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ट्रंप ये काम कैसे करेंगे। आपको तो पता ही है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो तैयार हैं और यूक्रेन में युद्ध रोकना चाहते हैं। हम उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वो युद्ध रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो युद्ध रोकने की बात बड़ी ईमानदारी से करते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं। ट्रंप क्या करेंगे, कैसे युद्ध रोकेंगे, इसका संकेत दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने युद्ध को लेकर एक बड़ी बात कही। एस जयशंकर ने कहा उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका अब किसी जंग का हिस्सा बनेगा, बल्कि उल्टा हो सकता है। ट्रंप के राज में अमेरिका दुनिया के तमाम इलाकों से अपनी सेनाएं हटा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका ने दूसरों के झगड़ों से पीछे हटने की शुरुआत बराक ओबामा के दौर में ही कर दी थी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुला ली और ट्रंप तो खुलकर यह कहते हैं कि वो किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। अगर हम वास्तविकता में अमेरिका के बर्ताव का विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करनी होगी जिसमें ना तो अमेरिका का दबदबा होगा और ना ही वो वैसी दयानतदारी दिखाएगा जैसा उसने दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद किया था। शायद ये ओबामा के कार्यकाल में था, जब से अमेरिका बाकी दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगा था। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले में ज्यादा खुलकर अपनी बात कहते हों, लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने वाले प्रेसिडेंट बाइडेन थे। ये राष्ट्रपति ओबामा थे जिन्होंने कहा था कि वो भविष्य में दुनिया की किसी जंग में अमेरिकी सैनिक भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। जयशंकर की बात सही है कि अमेरिका अब इस नए माहौल में किसी नए युद्ध के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। इस बात को दुनिया के वो सारे मुल्क समझ रहे हैं जो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। हालांकि ईरान ने आज कहा कि अमेरिका के चुनाव में कौन जीतता है इससे ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप के चुनाव जीतने से चीन का दोस्त ईरान सदमे में है। ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर आई तो ईरान की करेंसी रियाल में भारी गिरावट देखी गई। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही पस्त है। ट्रंप की जीत से ईरान के लिए खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि ईरान को लेकर ट्रंप बहुत सख्त नीति पर चलते रहे हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था, ईरान पर नए सैंक्शन लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे और ईरान पर बमबारी की धमकी दी थी। इस बार वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो गजा में युद्ध चल रहा है, इजराइल लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। ऐसे में आशंका है कि अमेरिका इस मामले में दखल जरूर देगा। अमेरिका के बाद अब बात करते हैं अपने देश की चुनावी राजनीति की। आज महाराष्ट्र के इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन की गर्मी दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट रैली हुई। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही योगी के भाषणों की। योगी ने वाशिम, अमरावती और अकोला तीनों रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया। महाविकास आघाड़ी को महाअनाड़ी अलायंस बताया। योगी ने कहा महाराष्ट्र की धरती पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको एकजुट करके हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उसी महाराष्ट्र में आज महाअघाड़ी अलायंस के नेता मराठी मानुष को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा वो छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश याद दिलाने आए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, सेफ हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, मर्यादाओं की चिंता न हो, और यह कार्य
यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है, और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अटैक किया। योगी ने कहा कांग्रेस ने कभी देश की चिंता नहीं की, हमेशा कुर्सी की फिक्र की। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, चीन के सैनिक देश की सीमा में घुस जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। योगी ने कहा अब सीमा पर चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है और मौलवी भी राम राम कर रहे हैं। कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे, चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है कि ही यात्रा निकलेगी। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है? कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। योगी आदित्यनाथ तीखा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, इसलिए उनकी बात दूर तक पहुंचती है, विरोधियों के दिलों में तीर की तरह चुभती है। आज इसका सबूत दिखाई दिया। असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने योगी के भाषणों का जिक्र किया। औरंगाबाद की तकरीर में अकबरुद्दीन ने कहा बटोगे तो कटोगे वाला नारा देकर योगी लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ने कहा वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा, दलित, पसमानदा सबसे बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर,
घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने गियर बदला, मुसलमानों से कहा मजलिस ही मुसलमानों की असली खैरख्वाह है, क्योंकि कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजित पवार या शिंदे चुनाव के बाद किसके साथ होंगे। अकबरुद्दीन ने कहा, कांग्रेस तो पहले ही उद्धव के साथ जाकर हिंदुत्व की हिमायती हो गई है, इसलिए अब मुसलमानों को इन सब का साथ छोड़कर मजलिस को मजबूत करना चाहिए। क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है, यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है, राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर व गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए, जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं। अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो, एक मरकज़े सियासी पे जमा हो जाओ। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे
तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में मोर्चा संभाला और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, तो बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने धुले की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता मस्जिद में घुसकर मारने की बात कहते हैं। ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, सारे बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट कर दिए, और महाराष्ट्र के लोग जब सवाल पूछते हैं तो मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, लोगों को फिजूल की बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर आप बताइए बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। आप देखना बीजेपी आकर बोलेगी नहीं नहीं हम महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। हम पूछना चाह रहे ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट कहां गया? तो मोदी जी बोलेंगे यूसीसी ला लूंगा। जब महाराष्ट्र का मराठा पूछ रहा है, महाराष्ट्र का किसान पूछ रहा है आज हम इतने परेशान क्यों हैं, तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? बीजेपी और शिवसेना के पास एक ही फार्मूला है, बस गाली दो तो ओवैसी को और फारूक शाह को गाली दो और उन दोनों के नाम पर वोट हासिल करो। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी महाविकास अघाड़ी पर आए। ओवैसी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं, लेकिन कोल्हापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेकर बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया। अब कांग्रेस बताए बीजेपी की बी टीम कौन है। ओवैसी ने कहा, चाहे मोहब्बत की दुकान हो या फिर नफरत की दुकान, सारी दुकानें एक जैसी हैं। हर दुकान में मुसलमानों से नफरत का सामान बिक रहा है, इसलिए मुसलमानों को अब मजलिस का साथ देना चाहिए। 2024 का चुनाव आया तो सब के सब एक हो गए। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, तमाम दुकानदार एक हो गए और सबने कहा कि हमने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ना मोदी ने दिया, ना उद्धव ने दिया, ना चाचा ने दिया, ना फुला ने दिया। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाओ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के 11% मुसलमान का एक एमपी औरंगाबाद से जीतकर पार्लियामेंट में ना जाए। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। जिस तरह इम्तियाज जलील को हराया गया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उसी तरह की साजिश धूलिया में करना चाहते हैं। जो मजलिस को बी टीम बोलते, कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू ने विड्रा कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया। अब बी टीम कौन हुए बताओ? मुझे कोई बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे का जो कैंडिडेट है, जब आरएसएस के मोहन भागवत उनके घर पे गए थे, मोहन भागवत उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के घर पे जाके चाय नहीं बल्कि अच्छा खासा बैठकर आए। अब आप बताइए, हमको इल्जाम लगाते हम बी टीम है। महाराष्ट्र की कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोट जीत हार में बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला, इसका फायदा हुआ। ओवैसी की पार्टी घाटे में रही, इसलिए अब ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, उन पर यकीन न करना,
क्योंकि वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस तरह मराठा रिजर्वेशन और धनकर समाज के आरक्षण को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी के नेता बटोगे तो कटोगे का नारा लगा रहे हैं। तीसरी तरफ मां विकास आघाड़ी के नेता एक बार फिर संविधान बचाओ का नारा देकर जातिगत जनगणना का इशू उठाकर दलितों और पिछड़ों का वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति के तीसरे पक्ष की बात सुनवाता हूं। मां विकास आघाड़ी ने आज ज्वाइंट कैंपेन की शुरुआत की। राहुल गांधी वैसे तो सुबह सुबह ही महाराष्ट्र पहुंच गए थे। राहुल ने नागपुर में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लिया। या राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बार फिर संविधान को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगाया। फिर वो मुंबई पहुंचे। मुंबई में राहुल ने मां विकास आघाड़ी की ज्वाइंट रैली अटेंड की और इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत मां विकास आघाड़ी के सारे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। मां विकास आघाड़ी के ज्यादातर नेताओं ने अपनी गारंटीज की बात की, लेकिन राहुल गांधी ने मुंबई में भी जेब से संविधान की लाल किताब निकाली और कहा संविधान खतरे में है, यह संविधान बचाने का चुनाव है। राहुल ने जातिगत जनगणना की बात भी की। उन्होंने कहा अगर महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना होगी और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरक्षण से 50% की लिमिट खत्म कर दी जाएगी। सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। महाराष्ट्र के चुनाव असेंबली के चुनाव हैं। यहां संविधान बदलने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हर जगह यही बात उठाते हैं और उनकी दूसरी आदत है अडानी का नाम लेना। आज राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मामले में भी अडानी का नाम घसीट लिया और मजे की बात है कि उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी की लाइन पर चले। उन्होंने भी कहा कि शिंदे सरकार मुंबई की जमीनों को अडानी को दे रही है, अगर उनकी सरकार आई तो इन जमीनों को वापस लेने का काम किया जाएगा। इसी मंच पर शरद पवार भी बैठे थे। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जनता को यह बताना भूल गए कि शरद पवार के अडानी से अच्छे रिश्ते हैं। वो अडानी से कई बार मिले हैं और उन्होंने कभी अडानी के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। असल में आज एनसीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर स्पेशल स्टेटस देने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी के विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर फेंक दी। बीजेपी के एमएलएज वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी के विधायक और सदन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, आज जो प्रस्ताव लाया गया वो बिजनेस लिस्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो इसे रिजेक्ट करते हैं। बीजेपी ने स्पीकर अब्दुल रहीम राघव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया। स्पीकर ने नाराजगी जताई और सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो बीजेपी ने फिर हंगामा किया और स्पीकर गो बैक के नारे लगाए।
हालांकि इस हंगामे के बीच स्पीकर एनसीपी के इस प्रस्ताव को पास करने में सफल हुए। हंगामे के बीच एनसीपी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 को बहाल करने का प्रस्ताव तो आना ही था। पीडीपी ने पहले दिन यह प्रस्ताव लाकर उमर अब्दुल्ला को इस बात के लिए फोर्स कर दिया कि वो उसमें देर ना करें। लेकिन संवैधानिक तौर पर देखें तो इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला देश की पार्लियामेंट का है। जम्मू कश्मीर की असेंबली इस पर क्या प्रस्ताव पास करती है उसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था, इसलिए ये उनकी मजबूरी है, वरना वो भी जानते हैं ऐसे प्रस्ताव पास करने से कुछ होने वाला नहीं है।